हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 11 बायोलॉजी पढ़ रहे थे, सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको प्रोटोजोआ, प्लोरीफेरा, प्लांटी पढ़ा दिया था। प्लांटी पढ़ाना है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्लांटी, ठीक है। प्लांटी जगत देखते हैं। आइए इसमें पहला पॉइंट ये देखते हैं बच्चों कि इस जगत में सभी बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक पादपों को रखा गया है। यानी कि प्लांट जगत का जो प्लांटी होता है, इस जगत में सभी बहुकोशिकी यूकैरियोटिक पादपों को रखा गया है। दूसरी बात समझते हैं, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं। क्यों होती हैं? तो आप लोग बचपन से जानते आए हैं, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल होने की वजह से पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? हरी दिखाई देती हैं। सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। कुछ सदस्य इसके कीट भक्षी होते हैं। आपने नाम सुना होगा बच्चों के वेनस ट्रैप फ्लाई का, ठीक है। वेनस फ्लाई ट्रैप का ऐसे मुंह खुला होता है, और जैसे ही कोई कीड़ा उसमें जाता है वो अपने मुंह को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? तो वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इन सदस्यों के जो होते हैं प्लांट होते हैं, उनको भी किसमें रखा जाता है? प्लांटी में ही रखा जाता है, ठीक है। परजीवी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी का मतलब ये होता है कि आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, ठीक है। अमरबेल यानी कसकुटा भी कैसा होता है बच्चों? ये विषमपोषी होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मतलब प्लांट की जो भी कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है बच्चों? तो वो बनी होती है बच्चा सेलुलोज की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा पॉइंट। पादप का जीवन दो स्पष्ट अवस्था यानी द्विगुणित और बीजाणु जित होता है, अगुणित और युग्मकोद्भिद में पूरा होता है। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पादपों में पाया जाता है, ठीक है। छठे बात तो चलते हैं। तो पादप का जो शरीर होता है, जो पादप के शरीर होते हैं, उनका शरीर विभाजित होता है जड़ में, तना में, पत्ती में और थैलस के रूप में विभाजित होता है। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं। एक छोटा सा प्लांट होता है तो उनका शरीर कई भागों में विभाजित होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जड़, तना, पत्ती। ये सारी चीजें आपने बचपन से ही देखी होगी, ठीक है। आइए बात करते हैं कि प्लांट प्रजनन कैसे करते हैं। तो प्लांट प्रजनन कर सकता है कायिक जनन के द्वारा, ठीक है, और लैंगिक जनन के द्वारा, और लैंगिक जनन के द्वारा भी अपना जनन कर सकता है, ठीक है। आइए प्लांटी जगत हमने पूरा कर लिया है। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगले चैप्टर में। बहुत बृहद दिया गया हुआ है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया, ठीक है। तो आइए एनिमलिया देखते हैं। सेकेंड देखते हैं बच्चों हम लोग जंतु जगत, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमलिया। एनिमलिया का पहला पॉइंट जो है बच्चों हमारा ये है कि इस जगत के जीव सजीव, ठीक है, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक, बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर, ठीक है, और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमने बताया कि इस जगत के जीव विषमपोषी, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ये भोजन के लिए कौन? एनिमलिया भोजन के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, ठीक है। भोजन के लिए ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। पौधे ही को ये खाएंगे, ठीक है, और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इनमें भोजन का संचय, जब ये भोजन करेंगे तो भोजन का जो संचय होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है या फिर फैट के रूप में होता है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जंतु जगत यानी एनिमलिया जब ये भोजन करते हैं तो भोजन का संचय ग्लाइकोजन या वसा के रूप में होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें वृद्धि, ठीक है, यानी ग्रोथ, जनन, वृद्धि और
वृद्धि, जनन यानी रिप्रोडक्शन और मानसिक विकास भी होता है। जो भी एनिमलिया जंतु होते हैं, एनिमलिया में आने वाले जो भी जीव होते हैं, इनमें वृद्धि होता है, जनन होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये चलने में सक्षम होते हैं। ये क्या करेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, ये लोकोमोशन करेंगे। देखिए दो टर्म होते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो क्या होगा कि जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होते हैं। छठवां पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कुछ जंतुओं में संवेदी, ठीक है, क्या होगा, संवेदी यानी सेंसरी और तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें संवेदी अंग होते हैं और तंत्रिका अंग भी उपस्थित होता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इनमें लैंगिक जनन जो होता है वह नर एवं मादा के मिलने से होता है। ठीक है। एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ कि जो आपका एनिमलिया होता है इसमें लैक ऑफ सेल वॉल होता है, यानी कि ये जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। क्या होगा कि लैक ऑफ सेल वॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि क्या एनिमलिया जगत में सेल वॉल पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं हम लोग वायरस। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा वो है आपके किताब में वायरस। ठीक है, और आइए हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में बारी बारी से। ठीक है, वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक डीजे इवानोवास्की ने 1892 में की थी। और किसमें किया था बच्चों, इसको किया था तंबाकू के मोज़ेक रोग में। किसमें, तंबाकू के मोज़ेक रोग में किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं सन 1935 में, सन 1835 में। सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारा 1935 में आते हैं एक साइंटिस्ट WM स्टैनले, और इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जाता है कि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किसने किया था। तो 1935 में WM स्टैनले आते हैं और इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज फॉर्म में वायरस को करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे WM स्टैनले। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं वायरस की प्रकृति। ठीक है, वायरस जो होता है नेचुरल या नेचुरल हैबिटेट में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये जब फ्री स्टेट में रहते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ये निर्जीव के जैसे काम करते हैं, लेकिन इनको जैसे ही कोई होस्ट मिलता है ये सजीवों की तरह काम करने लगते हैं। कैसे काम करने लगते हैं, आइए हम ये अपने चौथे पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, DNA या RNA पाया जाता है। जब वायरस जो होता है, कोई भी वायरस होता है, तो उसमें या तो केवल DNA पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, या फिर उसमें RNA पाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि DNA और RNA दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसी भी वायरस में पाए जाए। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट पे हम आते हैं और बात करते हैं कि बाहरी आवरण जो होता है वायरस का, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। जो बाहरी आवरण बना होता है, ठीक है, वो किसका बनाता है, प्रोटीन का बना होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कैप्सिड बोलेंगे। ठीक, प्रोटीन का बना होता है और वो प्रोटीन का जो यूनिट होती है वो उसको कहलाती है कैप्सिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं इसका संवर्धन यानी कल्चर कृत्रिम माध्यम से संभव नहीं है। यानी कि आप कल्चर कर सकते हैं वायरस को, ये जल्दी पॉसिबल नहीं है। सातवां पॉइंट देखते हैं, इनमें उपापचय क्रियाएं, ठीक है, उपापचय क्रियाओं से संबंधित एंजाइम, उपापचय यानी मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है,
एवं प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इनमें कोई तंत्र विकसित नहीं होता है। यानी आप इस बात को समझिए कि कोई भी वायरस होता है उसके अंदर कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो अपना खुद का प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस कर सके। जब वायरस को कोई होस्ट मिलता है, ठीक है, तो होस्ट के शरीर में एंटर करने के बाद वो अपने प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आगे देखते हैं। वायरस में बच्चा आपकी जो बुक है उसमें दिया है वायराइड, ठीक है। आइए ये वायराइड क्या है देखिए। वायराइड की खोज सबसे पहले 1971 में टीओ डायनर ने की। आपसे पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज की थी टीओ डायनर ने। कब की थी? 1971 में की थी। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ये होता क्या है? ये अति सूक्ष्म एक रज्जुकीय डीएनए वाले परजीवी होते हैं। यानी क्या हुए? ये एक रज्जुकीय, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है। वायराइड का आरएनए कम आणविक भार वाला होता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से रखनी है, ठीक है, कि वायराइड की खोज सबसे पहले 1971 में टीओ डायनर ने की थी। ये होता क्या है? तो ये एक अति सूक्ष्म एक रज्जुकीय, ठीक है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड वाला एक डीएनए होता है, ठीक है, और जिसके आरएनए का आणविक भार बहुत ही कम होता है, ठीक। आगे देखिए ये करता क्या है, ठीक, ये काज करता है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल डिजीज काज करता है, ठीक है, यानी उस रोग को उत्पन्न करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि विषाणुओं द्वारा जीवों में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, विषाणु यानी वायरस जो रोग उत्पन्न करते हैं जीवों में, सबसे पहले होता है मम्प्स, ठीक है, जिसे हम लोग गलसुआ कहते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा कि कान की बगल की जो ग्लैंड्स होती हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये गलसुआ हो गया है, ठीक है। ये मम्प्स होता है। स्मॉल पॉक्स, चेचक, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो वायरस से होता है। हर्पेज होता है। इन्फ्लुएंजा होता है। और सबसे अच्छा नाम तो आप लोग को सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, AIDS यानी एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेज, इन्फ्लुएंजा और एड्स जो होते हैं जीवों में विषाणुओं द्वारा होते हैं। अब कहेंगे सर प्लांट में भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। आइए देखते हैं प्लांट में ये जो होता है मोज़ेक, ठीक है, जो मोज़ेक होता है ये होता है किससे के द्वारा? प्लांटों में होता है, वायरस के द्वारा होता है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग जो होता है वो भी होता है आपका वायरस के द्वारा। ड्राफ्निज्म, ठीक है, पौधे का बौनापन, पौधे का बौनापन, पौधा प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं कि ये क्या है? ये इसका ड्राफ्टिज्म है, ये पौधा छोटा हो रहा है। फिर है स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक छोटा सा पॉइंट बचता है लाइकेन, और लाइकेन के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं आपकी बुक का लास्ट टॉपिक लाइकेन। आखिर ये लाइकेन क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। शैवाल व कवक परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर? शैवाल और कवक परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, अर्थात दोनों में सहवास पाया जाता है, मतलब दोनों एक साथ रहते हैं। इसको कभी कभी कहा जाता है कि क्या बोलते हैं इसको? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको? कुछ बोलते हैं, बच्चा नाम नहीं उसको याद आ रहा है, ठीक है, ये पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है, लाइकेन सहजीवन का उत्तम उदाहरण है। लाइकेन सहजीवन का उत्तम उदाहरण है, यानी कि कवक और शैवाल एक साथ मिलकर पूरा जीवन अपना बिता देते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कि लाइकेन सहजीवन का एक उत्तम उदाहरण है। लाइकेन के शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। जो शैवाल का घटक होता है लाइकेन में उसको शैवालांश कहते हैं, व कवक के घटक को कवकांश कहते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। शैवाल स्वपोषी, शैवाल स्वपोषी, शैवाल में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो पाई जाती है, ठीक है।
यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, तो शैवाल स्वपोषी एवं कवक परपोषी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये। शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध कराता है, शैवाल, ठीक है, कवक को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि बदले में कवक शैवाल को जल एवं खनिज लवण उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या करा रहा है कि शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध करा रहा है, जबकि कवक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक का मतलब यह होता है कि यह बिग सिटी में ग्रो नहीं करते हैं, जहां पर सल्फर का पोल्यूशन पाया जाता है वहां पे ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी ये माना जाता है कि जो लाइकेन होते हैं गुड इंडिकेटर होते हैं किसके, ठीक है, गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। ठीक, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, यह जहां पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन रहता है वहां पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड वो खत्म होता है। ठीक, आगे जो हमारा चैप्टर आएगा हम उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है।